Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis. तो द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ हम वापस आ गए हैं। आज की डेट है 6 मई 2022। 6 मई का एनालिसिस देखेंगे। एनालिसिस को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एंड प्रेस द आइकॉन बटन एंड ऑल। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू इन शार्पनिंग योर स्किल्स ऑफ सॉल्विंग द प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पहला सवाल जो है वो आप देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी इज वेस्टेड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द इन्फ्लेशन टारगेट इज सेट बाय द रिजर्व बैंक इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वंस इन एवरी 5 ईयर्स। ठीक है ना, ये दूसरा सवाल कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है आरबीआई प्राइमरली फैक्टर्स इन रिटेल इन्फ्लेशन वाइल मेकिंग इट्स बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या 1, 2 and 3। तो दीज आर द ऑप्शंस फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रेजरी बिल्स और टी बिल्स। तो ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ट्रेजरी बिल्स आर कंसीडर्ड आर शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा कह रहा है ट्रेजरी बिल्स आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज दैट पे नो इंटरेस्ट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, 1 only, 2 only, both या none। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि a government security is a tradable instrument issued by the central government or the state governments। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर ऑलवेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है दे आर रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज। तो आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले पहला सवाल आपसे पूछा था कि मॉनेटरी पॉलिसी की रिगार्डिंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द मॉनेटरी पॉलिसी इज वेस्टेड विद द आरबीआई थ्रू एन एक्ट। तो बिल्कुल सही बात है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनेटरी पॉलिसी की, ये आरबीआई एक्ट 1934 में बिल्कुल मेंशन्ड है। ठीक है ना, तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और मॉनेटरी पॉलिसी का मेजर एम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी का मेजर एम ये है कि जो प्राइस है उसकी स्टेबिलिटी बनाए रखें आरबीआई, मतलब इन्फ्लेशन ना होने दे या बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन ना होने दे, उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखे। ठीक है ना। अब दूसरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आरबीआई अमेंड, मतलब दूसरा स्टेटमेंट लिखा है कि आरबीआई प्राइमरीली फैक्टर्स इन द रिटेल इन्फ्लेशन वाइल मेकिंग इट्स बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पे ये भी सही हुआ है कि रिटेल इन्फ्लेशन को देखता है। ठीक है ना, बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। तीसरा जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट कि आरबीआई प्रोवाइड्स ये सेकेंड स्टेटमेंट ये था कि आरबीआई फैक्टर्स इन्फ्लेशन टारगेट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वंस इन एवरी 5 ईयर्स। ठीक है ना, तो दूसरा स्टेटमेंट 5 ईयर्स वाला था। अब ये दूसरा स्टेटमेंट बहुत ट्रिकी है। देखो यहाँ पे क्यों ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है, इन्फ्लेशन टारगेट इज सेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एवरी 5 ईयर्स। यहाँ पे होना चाहिए था इन्फ्लेशन टारगेट इज सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बस एक चीज उल्टी कर दी थी इस स्टेटमेंट में। अदरवाइज एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है। याद रखिएगा कि जो अगर आपसे कभी कोई पूछे, यूपीएससी पूछे कोई कि इन्फ्लेशन टारगेट सेट कौन करता है, तो इन्फ्लेशन टारगेट सेट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। यहाँ पे लिखा क्या है, आरबीआई इन कंसल्टेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है, और पहला तीसरा सही है, दैट विल बी द आंसर। ठीक है ना। दूसरा सवाल है टी बिल्स के रिगार्डिंग। पहला स्टेटमेंट कह रहा है टी बिल्स आर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ट्रेजरी बिल्स आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज दैट पे नो इंटरेस्ट। ठीक है ना, ये कह रहा है जीरो कूपन सिक्योरिटीज होती हैं जो कि कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती हैं। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, टी बिल्स आर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय द आरबीआई। तो देखो टी बिल्स जो रहता है ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट तो होते हैं, है ना, लेकिन प्रेजेंटली ये जो है
लेकिन ये आरबीआई द्वारा नहीं निकाले जाते। यहाँ लिखा है इशूड बाय द आरबीआई, तो शॉर्ट टर्म तो होते हैं ट्रेजरी वाले, लेकिन ये आरबीआई द्वारा नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये निकाले जाते हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टी बिल्स निकालती है फॉर अ टेन्योर ऑफ, इसका टेन्योर क्या होता है 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, ऐसा इसका टेन्योर होता है। और ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज होती हैं, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती हैं, ठीक है ना। लेकिन ये तो फिर फायदा क्या रहता है, इनको एक डिस्काउंट पे रिडीम किया जाता है फेस वैल्यू के, ठीक है ना। तो उसके फेस वैल्यू को डिस्काउंट पे रिडीम किया जाता है, इसमें कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होती है। तो ये आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। फिर तीसरा सवाल था गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दे आर ऑलवेज लॉन्ग टर्म, ये गलत है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों होती हैं। तीसरा कह रहा है गिल्ट टेस्ट होती है, बिल्कुल सही है कि इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता, इसलिए गिल्ट टेस्ट होती है। 1, 3 विल बी द आंसर। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग क्वेश्चंस। मूव करते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन इंडियन सोसाइटी। आपको बताना है कि इनमें से नीचे जो लिखे हुए चीजें हैं इनका इंपैक्ट इंडियन सोसाइटी पे क्या रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट है संस्कृताइजेशन, सेकंड है वेस्टर्नाइजेशन, थर्ड है मॉडर्नाइजेशन, ठीक है ना। तो संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, आपको बताना है कि इनका इंपैक्ट इंडियन सोसाइटी पे क्या रहा है। तो आई होप आप लोग लिखेंगे, तीनों चीज़ें आपको पता होंगी, नहीं पता होंगी तो बस गूगल करके 2-2 लाइन 4-4 लाइन इंपैक्ट आप बताइएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। पहली जो न्यूज़ है वो है WHO एस्टिमेट्स 4.7 मिलियन कोविड लिंक्ड डेथ्स इन इंडिया। अब यहाँ पे WHO ने अपना डेटा निकाला जिसमें कोविड रिलेटेड कितनी डेथ किस कंट्री में हुई वो निकाला गया, जिसमें इंडिया का डेटा जो WHO ने निकाला है वो 47 लाख यानी कि 4.7 मिलियन के पास का डेटा है। वहीं पे इंडिया ने जो ऑफिशियल डेटा रिलीज किया है वो 4.8 लाख किया है, मतलब कि 4.5 लाख जहां पे हमने बताया वहीं पे उन्होंने 47 लाख के आसपास का डेटा दिया है, मतलब 10 गुना ज्यादा। जितना इंडिया ने बताया है उसका 10 गुना ज्यादा WHO ने एस्टिमेट किया है। तो इंडिया ने इसलिए कहा है कि द मेथोडोलॉजी दैट हैज बीन यूज्ड बाय WHO इन एस्टिमेटिंग दीज नंबर्स इज वेरी रॉन्ग। इसीलिए WHO ने, इंडिया ने क्या कहा है कि WHO ने जो मेथोडोलॉजी यूज की है फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ डेथ्स इन इंडिया that is very wrong and इसीलिए India will be contesting this report. India has said that it will contest this report and इसको उन्होंने कहा है कि this will not be accepted. इस रिपोर्ट को इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया है and that's a good thing also. WHO ये सब क्या करते हैं, इंडिया की इमेज को टार्निश करने की कोशिश करते रहते हैं। They are trying to tarnish the image of India in that sense and यही चीज़ है जो है उसको हमको कंटेस्ट करना है। We should work against the Western hegemony over all these matters. Supreme Court to study if the larger bench should hear the sedition please. अब सबसे पहले sedition आपको पता होना चाहिए कि आईपीसी का सेक्शन 124A जो है वो sedition से रिलेटेड है, सेक्शन 124A, ठीक है ना। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर रही है कि क्या उनको एक लार्जर बेंच बना करके sedition का जो टॉपिक है बार बार जो आता है कि sedition को हटा देना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट अब ये डिसाइड कर रही है कि क्या इसको सुनना चाहिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक जजमेंट याद रखना है आपको, सेडिशन का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आपको याद रखना है जिसका नाम है केदारनाथ सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, जो कि 1962 का बहुत फेमस जजमेंट है। इसको लिख लो ना, केदारनाथ सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। और ये जो था वो 1962 का बहुत फेमस जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था सेडिशन को, कहा था कि नहीं इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं घोषित कर सकते। हाँ, लेकिन उन्होंने बहुत ही प्यारा एक बैलेंस बनाया था। उन्होंने ये कहा था कि सेडिशन तभी माना जाएगा जब व्यक्ति या तो अपने बातों से या बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, बाय रिटन एनीथिंग, इफ दे आर ट्राइंग टू इनिशिएट वायलेंस, अगर वो वायलेंस को इनिशिएट करना चाहते हैं या फिर वो वायलेंट के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, तभी उसको सेडिशन माना जाएगा। मतलब वायलेंस का जो एस्पेक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आपको सेडिशन इनिशिएट करना है किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत ही क्लियरली 1962 के केदारनाथ सिंह के जजमेंट में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। अब वही चीज डिसाइड, देखो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई पुराना डिसीजन आपको चेंज करना है तो जो बेंच होनी चाहिए वो पिछले डिसीजन से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वही फाइनल डिसीजन अब सुप्रीम कोर्ट ले रहा है कि क्या उस डिसीजन को ओवरटर्न या उस डिसीजन को रिव्यू करने के लिए हमको एक नई बेंच बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। सो दैट इज द थिंग दैट इज अंडर कंसिडरेशन। ऐसे में जो अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, उनका भी लिया गया आइडिया कि आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सेडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो घोषित करना ही नहीं चाहिए, पहली चीज।
दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही है कि जो केदारनाथ केस था उसमें जो जजमेंट था, द फाइनल जजमेंट अबाउट सेडिशन, दैट वाज अ वेरी बैलेंस जजमेंट। वहाँ पे दोनों के बीच में एक बैलेंस बना हुआ था, मतलब कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और जो बैलेंस होना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब देखो एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच तो कहीं नहीं होता है ना, वहाँ पे भी कुछ कैविएट्स होते हैं। तो यही चीज़ के वेणुगोपाल जी ने कही है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसमें भी लिमिटेशंस होती हैं, और वो लिमिटेशंस केदारनाथ सिंह ने बहुत अच्छे, केदारनाथ केस में बहुत अच्छे से सुप्रीम कोर्ट ने टच की है ना, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी शुड नॉट टच दैट थिंग। अब यहाँ पे अटॉर्नी जनरल का जिक्र हुआ है तो मैं आपको अटॉर्नी जनरल पूरा चैप्टर ही पढ़ा देता हूँ लक्ष्मीकांत का। लेट मी टेल यू अबाउट सम फैक्ट्स। अटॉर्नी जनरल आपको पता होना चाहिए कि इट्स द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। जो शब्द मैं बोलूंगा और जहां मैं बोलूंगा कि इन पे ध्यान देना, यूपीएससी आपसे उन्हीं में से कुछ पूछेगी, इसलिए अगर कभी क्वेश्चन आया तो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उन वर्ड्स पे ध्यान दो, ताकि ये दिमाग में आपके बजें। जब भी आप एग्जाम देने बैठो ना तो मेरे शब्द आपके दिमाग में बजने चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, याद रखिएगा। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। आर्टिकल 76 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, आर्टिकल 76 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ऑफिस ऑफ एजी के बारे में बताता है। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। ऑब्वियस सी बात है, प्रेसिडेंट तो हर चीज एडवाइस भी करता है ना, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर से क्वालिफिकेशंस देखें तो ही और शी मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा ऐसा व्यक्ति ही अटॉर्नी जनरल बन सकता है जो कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बनने के लायक हो, क्वालिफिकेशंस रखता हो। अब जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बनने की क्वालिफिकेशंस क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या जज ऑफ हाई कोर्ट, इसके साथ साथ जज ऑफ हाई कोर्ट रहना चाहिए फॉर 5 ईयर्स, या फिर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट रहना चाहिए फॉर 10 ईयर्स, है ना, या फिर एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के नजर में एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए, ठीक है। टर्म इसका कोई फिक्स नहीं होता है। ही वर्क्स ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब पूरा डिपेंडेंट है किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, आपको ये याद रखना है। एंड फंक्शंस एंड ड्यूटीज क्या दी गई इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी लीगल मैटर होगा उसमें वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी मैटर उसको प्रेसिडेंट रिफर कर सकता है। अपील अगर कोई आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने या सुप्रीम कोर्ट में जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, ऐसी कोई भी जगह जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिटिगेंट है तो वहां पर ये जाता है रिप्रेजेंट करने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अटॉर्नी जनरल, ठीक है ना। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है अगर प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से कुछ एडवाइस चाहिए होती है आर्टिकल 143 के तहत, तो फिर वहां पर भी ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट है कि इसके पास राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट और देयर जॉइंट सिटिंग एंड देयर कमिटीज फॉर द पार्लियामेंट इन विच ही और शी में बी नेम्ड अ मेंबर। मतलब कि देखो दोनों हाउसेस के किसी भी प्रोसीडिंग में ये बैठ सकता है ना, और ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच ही और शी में बी अ मेंबर, जिसका भी वो मेंबर बनेगा। इसके अलावा इसके पास राइट टू वोट नहीं रहेगा, इसके पास राइट टू वोट नहीं रहेगा, है ना। हाउस में तो बैठ सकता है लेकिन उसमें राइट टू वोट नहीं रहेगा। एंड कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी कमिटी अगर बनती है पार्लियामेंट की तो अगर उसका मेंबर है ये तो वहाँ की प्रोसीडिंग में भी बैठ सकता है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे उसका राइट टू वोट नहीं रहेगा कमिटी में। एंड ही और शी इंजॉयज द प्रिविलेज ऑफ इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज मिलती हैं वो अटॉर्नी जनरल को भी मिलेगी। इसके अलावा ही डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में ये नहीं आता है। ये शब्द याद रखिएगा क्योंकि यूपीएससी आपसे पूछेगा जब, तो ये पूछेगा कि ये आता है कि नहीं आता है, तो याद रखिए गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में ये नहीं आता है। लेकिन इसको प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस से डीबार नहीं किया जाता, मतलब ऐसा नहीं कि प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो ही और शी इज नॉट डीबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, नॉट डीबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई कि ही और शी डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में ये नहीं आता है, ठीक है ना। एंड ही शुड नॉट एडवाइस और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट ये जाकर के कोई भी काम नहीं कर सकता है ना। तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल जो रहता है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो रहता है वो असिस्ट करता है अटॉर्नी जनरल को, ठीक है ना। तो ये भी आपको बता दिया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और वैसे भी अटॉर्नी जनरल सेडिशन के केस में काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों,
आपको एक और चीज़ एक्स्ट्रा बता देता हूँ मैं कि देखो दो तरीके से जो पिटीशंस हैं आपके वो आ सकते हैं। एक तो किसी ने पिटीशन लगाई, मतलब सपोज करो मैंने किसी दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट जाके कंप्लेंट कर दी कि सेडिशन किया इसने, एक तो ये तरीका है। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटू मतलब कि खुद से ही स्टार्ट कर दी अगर मान लो प्रोसीडिंग। तो दोनों केसेस में जो पहला केस था जिसमें मैंने PIL लगाई थी, पिटीशन लगाया था, उस केस में पहले वो अटॉर्नी जनरल के पास रिफर होता है मैटर, ठीक है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है अटॉर्नी जनरल इन द क्वेश्चन ऑफ सेडिशन, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, समझ में आपको आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे दिल्ली से बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ आई है, पेरेंट्स कांट बी फोर्स्ड टू बाय बुक्स यूनिफॉर्म्स फ्रॉम द चूजन वेंडर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन सॉरी। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने ये कहा है कि प्राइवेट स्कूल्स जो है दिल्ली, एक्चुअली ये जो जजमेंट है वो दिल्ली के लिए है, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल कंट्री में भी यही चल रहा है ना। तो दिस शुड बी फॉलोड एज अ मॉडल इन द इंटायर कंट्री। और कभी भी अगर आपको आंसर राइटिंग करने के लिए तो बहुत अच्छा ये एक पॉइंट रहेगा ये कि क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा, इनफैक्ट मैंने खुद कई बार अपने शहर में भी ये चीज़ देखी है। जो मेरे आसपास के लोग थे, अगर कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ यही होता था, इतना खर्चा करवाते थे वो, इतना ज़्यादा खर्चा करवाते थे कि मतलब उनको पर्टिकुलर एक बस लगानी रहती थी, उनको पर्टिकुलर एक ही शॉप से लेनी रहती थी बुक्स, उनको पर्टिकुलर एक ही शॉप से लेनी रहती थी पूरी ड्रेसेस, है ना। ये सारी चीज़ें फिक्स करके रखते थे, मतलब उन सब से उनका कमीशन भी फिक्स रहता होगा ये। तो यहाँ पर यही चीज़ जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है उसको टारगेट किया है और कहा है कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो फोर्स नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति को या पेरेंट्स को कि वो बुक्स या स्टेशनरी आइटम या यूनिफॉर्म किसी स्पेसिफिक वेंडर से ही खरीदें। दे कैन नॉट फोर्स एनीवन, है ना। एंड स्कूल्स आर नॉट अलाउड टू फोर्स द पेरेंट्स टू परचेज दीज थिंग्स फ्रॉम एनी ऑफ द सिलेक्टेड वेंडर्स पर्टिकुलरली। तो किसी भी पेरेंट को आप फोर्स नहीं कर सकते कि आप किसी पर्टिकुलर वेंडर से खरीदो, ठीक है ना। एंड इसके अलावा स्कूल्स हैव ऑल्सो बीन ऑर्डर्ड नॉट टू चेंज द कलर, डिज़ाइन और एनी अदर स्पेसिफिकेशन ऑफ द यूनिफॉर्म्स फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 3 years। और एक चीज़ और उन्होंने कही कि कम से कम 3 साल तक आपको किसी भी यूनिफॉर्म का डिज़ाइन, पैटर्न और ये सब चीज़ें नहीं चेंज करनी, कलर नहीं चेंज करना। सो बेसिकली दैट दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन द बेनिफिट ऑफ द पेरेंट्स एज वेल, क्योंकि कई बार क्या होता है वो कमीशन फिक्स कर देते हैं, ज़्यादा चार्ज करते हैं और एक तरीके से ये जो सिस्टम ये मोनोपोली क्रिएट करता है ना, कुल मिला करके ये एक मोनोपोली भी क्रिएट कर देता है इस तरह की चीज़ों से। सो दैट शुड बी कंट्रोल्ड एंड ये चीज़ दिल्ली में सोची गई, काफ़ी अच्छा है। इस चीज़ को ओवरऑल पूरी इंडिया में भी इसको एज अ मॉडल लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगली जो न्यूज़ है वो है दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी। अब यहाँ पे इसमें स्टार्टअप में जो भी चीज़ें हैं वो दी गई हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि दिल्ली की स्टार्टअप पॉलिसी है, ठीक है ना। मैंने बस आपको बता दिया कि दिल्ली ने एक नई स्टार्टअप पॉलिसी थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी अरेंज किए हैं फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको जो लीज रेंटल्स उनका रीइंबर्समेंट होगा, है ना। और जो भी आपको फाइल करते समय पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट फाइल करते समय जो भी लगेगा उसका रीइंबर्समेंट ग्रांट मिलेगा, है ना। इसके अलावा मंथली अलाउंस मिलेगा एंड इसके अलावा एक मतलब फंड ऑफ द फंड्स बनाया गया है जिसको 20 करोड़ का स्टार्टिंग कॉर्पस है, उसका 20 करोड़ रुपए फंड ऑफ द फंड्स बनाया गया ताकि वो बेनिफिट भी स्टार्टअप ओनर्स को दिया जा सके, ठीक है ना। तो इस तरीके की कुछ बेनिफिट्स चीज़ें की गई हैं, तो आई होप दैट विल गो अ लॉन्ग वे इन दिल्ली एज वेल। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड वेरी इजीली। यहाँ पे जो एडिटोरियल है द स्कूल ड्रेस इज इन द क्रॉस हेयर्स, अब ये आर्टिकल लिखा है श्री कृष्ण कुमार जी ने, है ना। ये जब मैं पढ़ाई करता था उस समय ये NCERT के डायरेक्टर हुआ करते थे, ठीक है। NCERT की किताबों में इनका नाम लिखा आता था, है ना। तो मतलब उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और ये आर्टिकल लिखा गया है रिगार्डिंग द यूनिफॉर्म, जो अभी काफ़ी डिबेट चल रहा था कि स्कूल्स में यूनिफॉर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या क्या ये मैंडेटरी है, क्या शिक्षा के लिए यूनिफॉर्म को होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो ऑथर का व्यू है फ्रॉम दिस पॉइंट, उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म इज़ नॉट अ मैंडेटरी पार्ट टू गेन एजुकेशन। शिक्षा लेने के लिए यूनिफॉर्म का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म कुछ काम ज़रूर करती है। यहाँ पे ऑथर ऐसा नहीं कहा है कि आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया है, लेकिन उसको बेसिस नहीं बनाना चाहिए। ऑथर ने ये कहा है कि यूनिफॉर्म कुछ काम भी करती है और
ऐसा भी नहीं कि यूनिफॉर्म नहीं होगी तो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएंगे लोग, है ना। ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ये तो सही बात है कि अगर यूनिफॉर्म ना भी हो, भाई पहले के लोग तो कोई ड्रेस ही नहीं पहनते थे, है ना। वो लकुटी ले लेते थे हाथ में और बढ़िया एक धोती पर्दनी पहन लेते थे, और लड़कियां इस तरीके से कुछ, उनका भी एक तरीके से इनका पहनना अच्छा रहता था, और एक बिल्कुल सिमिलर टाइप का जो भी जिसके पास अरे पैटर्न सेम रहता था, कलर और ये सब चेंज हो सकता था। देखो पहले ऐसा भी रहता था, है ना। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में क्या होता है, एक होता है ड्रेस कोड और एक होता है आपका यूनिफॉर्म, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस है। ऑथर ने यही चीज़ यहाँ पे बोली है कि एक होता है ड्रेस कोड और एक होता है यूनिफॉर्म। पहले एक ड्रेस कोड होता था कि भाई आप ऊपर एक शर्ट पहनोगे, नीचे आप एक पैंट पहनोगे, या फिर लड़कियों को बोल दिया कि आप ऊपर एक कुर्ता पहन लिया आपने, नीचे आपने कुछ भी ऐसा ढकने के लिए पहन लिया और एक दुपट्टा लगा लिया। तो इस तरीके का कोड बना दिया। अब आजकल क्या हो गया, इन्होंने यूनिफॉर्म बना दिया। यूनिफॉर्म मतलब कि कलर आपको डिफाइन कर दिया, उसमें स्ट्रिप्स होंगी कि नहीं होंगी ये डिफाइन कर दिया, पैटर्न उसका डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। तो कुल मिला करके यूनिफॉर्म और ड्रेस कोड में डिफरेंस होता है। पहले ड्रेस कोड पे फोकस किया जाता था, अब यूनिफॉर्म में फोकस किया जाता है। तो ऑथर ने इसमें जो बोला है वो ये बोला है कि देखो यूनिफॉर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं कि उसके बिना एजुकेशन नहीं गेन कर सकते। यूनिफॉर्म केवल एक ही चीज़ करती है कि जो प्रिविलेज्ड क्लासेस हैं वो शो ऑफ या फ्लॉन्ट नहीं कर सकते अपने यूनिफॉर्म, अपने घर में जो उनके पास कपड़े हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर यूनिफॉर्म नहीं होगी तो जो प्रिविलेज्ड क्लासेस हैं वो रोज़ कपड़े बदल के आ सकते हैं, वो रोज़ नए नए कपड़े पहन सकते हैं। वहीं पे जो नॉन प्रिविलेज्ड हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो इतनी अथॉरिटी नहीं रखते या इतना ज़्यादा उनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं रखते हैं कि वो इस तरह से रोज चेंज कर सकें, है ना। तो बेसिकली दैट इज वन थिंग दैट कम्स आउट ऑफ दैट यूनिफॉर्म, वो पॉजिटिव चीज़ जो आती है, ठीक है ना। वहीं पे लेकिन ऑथर ने कहा कि ये जो चीज़ है ना यूनिफॉर्म या ट्रेंड का, ये एक तरह से मिलिट्री प्रोविजन है, एक तरीके से जो मिलिट्रिस्टिक है। जैसे आपने अगर मिलिट्री की ट्रेनिंग या आर्मी ट्रेनिंग देखी होगी, उसमें यूनिफॉर्मिटी को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इनफैक्ट मैं बिल्कुल आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा इतना सा भी अगर आपने चेंज कर दिया तो वो बहुत ही भद्दा भी दिखता है, क्योंकि आपको परेड में चलना होता है, आपको रेजिमेंट में चलना होता है, यू आर पार्ट ऑफ दैट रेजिमेंट, और आप बिल्कुल भी एक भी मतलब अलग नहीं हो सकते अपने ग्रुप से। इनफैक्ट जो हम लोग को जो लोग वहाँ पे करते हैं, उनको अगर ट्रेनिंग करने के शूज़ भी होते हैं ना, तो शूज़ भी सेम कलर, सेम पैटर्न, सेम कंपनी का खरीदा जाता है ना। कि भैया आपको एडिडास का ये वाइट और ब्लू स्ट्रिप्स वाला ये शूज़ ही लेना है ना। तो वहाँ पे इतनी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी पड़ती है। तो ऑथर ने वही कहा कि ये कोई मिलिट्री प्रोविजन तो है नहीं, यहाँ पे एक ये बच्चों का स्कूल को हमको एज अ गार्डन समझना चाहिए। वी शुड कंसीडर इट एज अ गार्डन। स्कूल इज एज अ गार्डन वेयर डिफरेंट फ्लावर्स आर ब्लूमिंग टुगेदर, है ना। वो बच्चे जो हैं वो फ्लावर्स हैं, दे आर लाइक फ्लावर्स विच आर ब्लूमिंग टुगेदर, दे आर नॉट अंडर अ स्ट्रिक्ट मिलिट्रिस्टिक रिजीम। तो जो ये सारे पॉइंट्स ऑथर ने यहाँ पे दिए हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट दैट कि भैया जो ये डिबेट है ये फोरमोस्ट नहीं है। मतलब देखो ऑथर ने ये नहीं व्यू नहीं दिया कि यूनिफॉर्म हटा देना चाहिए कि नहीं हटा देना। ऑथर ने कहा कि उसको प्राइमेसी नहीं देनी चाहिए, उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि उसके बिना काम ही नहीं हो पाएगा, है ना। जैसा कई जगहों पे चला है, कर्नाटका में चला, बहुत जगह पे चला। तो ऑथर का ये कहना था कि उसको प्राइमेसी दे करके सिर्फ हम ये बोलें कि एजुकेशन तभी पॉसिबल है जब आप एक पर्टिकुलर ड्रेस में आओगे, दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग, दैट इज़ अ रॉन्ग नोशन। ऑथर ने कहा इसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ऑथर ने यूनिफॉर्म और ड्रेस कोड में जो डिफरेंस बताया वो मैंने आपको बता दिया। यूनिफॉर्म और ड्रेस कोड में डिफरेंस ये था, कोड एक पैटर्न, एक तरीका होता है जो आपको बताया जाता है कि भैया आपको किस तरीके के कपड़े पहन के आने हैं, है ना। भद्दे कपड़े नहीं पहन के आने हैं स्कूल में, ये कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो चीज़ ऑलरेडी है। हाँ, यूनिफॉर्म में जब आप आते हो तो आप फिर उनको एक तरीके से एक सांचे में ढाल देते हो, मतलब कि सेम कलर, सेम पैटर्न, आप हर चीज़ बता देते हो, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। फिर लास्ट में ऑथर ने एक और चीज़ बोली यहाँ पे, और श्री अरबिंदो का एक बुक है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। उसमें उन्होंने कहा है कि हम यूनिफॉर्मिटी हमको टेम्प्ट ज़रूर करती है, यूनिफॉर्मिटी हमको टेम्प्ट ज़रूर करती है, बट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू अ सेंस ऑफ रिलेटेडनेस और यूनिटी। यूनिफॉर्मिटी हो सकता है कि आपको टेम्प्ट ज़रूर करे, यूनिफॉर्मिटी हो सकता है आपको टेम्प्ट ज़रूर करे, लेकिन यूनिफॉर्मिटी कभी भी यूनिटी या रिलेटेडनेस को प्रमोट नहीं करती है, कंट्रीब्यूट नहीं करती है उसमें। तो ये चीज़ श्री अरबिंदो ने कही थी कि वो हमको अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ फाइनल है और वो चीज़ यूनिटी बढ़ा देगी, है ना। इट इज़ नॉट द केस लाइक दैट ऑल्सो, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड आगे मूव करते हैं।
दूसरा यहाँ पे है अ लीक्ड ड्राफ्ट टर्मिनेशन राइट्स एंड द पॉलिटिक्स। अब देखो एक्चुअली हुआ क्या है कि एक सुप्रीम कोर्ट का एक ड्राफ्ट डिसीजन था जो कि लीक हो गया है ना। और ऐसा देखने में आ रहा है कि ये जो डिसीजन है एक बहुत फेमस 1973 का एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, रो वर्सेस वेड, है ना। रो वर्सेस वेड का बहुत फेमस जजमेंट है 1973 का, जिसको ओवरटर्न करना चाहते हैं इस बार के जो जजेस हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। द रो वर्सेस वेड जो 1973 का केस था वो बेसिकली इसलिए था ताकि जो फंडामेंटल राइट है ऑफ एबॉर्शन वो मिल सके लोगों को, ठीक है ना। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विमेन के पास एक प्राइवेसी होती है एंड विमेन के पास राइट है टू प्रोटेक्ट हर इंटरेस्ट एंड राइट टू अबॉर्शन, ठीक है ना। तो दैट वाज गारंटीड इन रो वर्सेस वेड केस। रो वर्सेस, मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये आर्टिकल हो सकता है पूरा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट केस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको चीज़ें पता हो जाएगी कम से कम कि इंटरनेशनली क्या चल रहा है। तो रो वर्सेस वेड केस में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में अबॉर्शन राइट्स इस्टेब्लिश किए गए थे और कहा गया था कि भाई विमेन के पास एक प्राइवेसी होती है, विमेन के पास एक राइट होता है उसकी बॉडी के ऊपर, उसकी बॉडीली इंटीग्रिटी के ऊपर, एंड देयरफॉर शी हैज़ अ राइट टू अबॉर्शन एज वेल, ठीक है ना। वहीं पे 1992 में फिर एक और केस आता है, प्लान्ड पैरेंटहुड वर्सेस केसी केस, है ना। प्लान्ड पैरेंटहुड वर्सेस केसी केस, ये दोनों ही अबॉर्शन राइट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए हैं। अभी जो ड्राफ्ट आया है उस ड्राफ्ट में जो सैमुअल एलिटो, जस्टिस सैमुअल एलिटो जो है इसमें प्रेजेंटली, उन्होंने ये कहा है, मतलब ड्राफ्ट आया है, ड्राफ्ट आया नहीं है, ड्राफ्ट लीक हुआ है, सॉरी, है ना, ड्राफ्ट हैज़ बीन लीक्ड एंड उसमें ये लिखा है उन्होंने कि जो वेड और रो थे वो बहुत गलत थे एंड नाउ इट इज़ डिसीजन दैट वी रिटर्न दिस थिंग टू द हैंड्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। मतलब कि अब ये राइट इन्होंने दोबारा से स्टेट्स को दे दिया है और कहा है कि आप डिसाइड करो कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इट इज अप टू यू वेदर दैट शुड बी अ केस और नॉट। और अब ये ऐसा कोई राइट नहीं है, जैसा स्टेट्स डिसाइड कर लेंगे अपने पर्टिकुलर वैसा ये किया जाएगा। तो रो वर्सेस वेड केस याद रखिएगा, प्लान्ड पैरेंटहुड वर्सेस केसी केस याद रखिएगा। अगर कभी फ्यूचर में किसी ने पूछा या इंटरव्यू में किसी ने पूछा या कभी किसी ने कुछ भी पूछा तो आप वहाँ पे ये पॉइंट आउट करें तो काफ़ी अच्छा हो सकता है, आपके लिए आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं ना, इसलिए जानना ज़रूरी रहती है सारी चीज़ें। आगे मूव करते हैं द स्टेटस ऑफ नागा पीस टॉक्स। अब यहाँ पे नागा पीस टॉक्स की बात करते हैं। नागा पीस टॉक्स की बात करने से पहले हमको नागा का जो इशू है वो समझना पड़ेगा। देखो सबसे पहले आपको बताऊं कि लगभग जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो ये रीज़न है, मतलब कि असम का जो एनेक्सेशन है वो 1820 में किया, ठीक है ना। नागा हिल्स ऑफ असम वर कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश इन द 1820 में। लेकिन तब नागाज दे वर नॉट कंसिडरिंग देमसेल्व्स एज पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नागाज ने खुद को पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया नहीं माना था, दे डिड नॉट कंसिडर देमसेल्फ एज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। क्यों ऐसा हुआ? वाई दे डिड नॉट कंसिडर देमसेल्फ एज पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया? बिकॉज उनका खुद का एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन था, खुद का पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ था, कस्टम था, और उनको ये डर था कि भैया हम इनके अंदर का अगर आते हैं तो हमारे कस्टम ट्रेडिशन और इन सब से क्या होगा, ठीक है ना, इन सब का क्या होगा। अब जब फाइनली 1947 में हम आज़ाद होने के लिए आए और टाइम उसमें ब्रिटिशर्स भी जाने लगे, तो फिर से वही डर इनके पास दोबारा आ गया नागाज के अंदर कि भाई हमारा जो ट्रेडिशन है, वे ऑफ लाइफ है, कल्चर है, उसका क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू दैट, क्या हमको वो फ्रीडम मिलेगी। तो इस कारण से एक नागा हिल डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल बनी 1945 में। नागा हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी 1945 में। इसका नाम बदल करके नागा नेशनल काउंसिल 1946 में रखा गया। याद रखिएगा नागा। अब ये चीज लिख लो आप लोग, कैसे इस पूरे इशू को आप समराइज कैसे करोगे। तो पहला तो आपने उनका फियर लिख लिया। फियर क्या था कि व्हाट विल हैपन टू देयर कस्टम्स, व्हाट विल हैपन टू देयर वे ऑफ लाइफ। दूसरा आपको लिखना है कि दिस फियर गेव वे टू फॉर्मेशन ऑफ नागा हिल डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल इन 1945। आगे डैश लगाकर लिखो रीनेम्ड एज नागा नेशनल काउंसिल इन 1946, ठीक है ना। अब देखो इसमें हुआ क्या, वहाँ के जो नागा लीडर थे एजेड फीजो वॉज द लीडर। उसने एक दिन पहले, मतलब कि 14 अगस्त 1947 को ही आज़ादी घोषित कर दी। नागाज की इंडिपेंडेंस उन्होंने एक दिन पहले इंडिपेंडेंस के 14 अगस्त 1947 को डिक्लेयर कर दी थी, ठीक है ना। और अंडरग्राउंड इंसर्जेंसी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है ना।
एजेड फिजो ने ही फिर नागा फेडरल गवर्नमेंट बनाई एंड उसका एम था नागा फेडरल गवर्नमेंट बनाई एंड उसकी एक आर्म्ड विंग बनाई नागा फेडरल आर्मी, ठीक है ना। एजेड फिजो का नाम भी याद रखना। एजेड फिजो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने पहले तो नागा नेशनल काउंसिल, फिर बाद में नागा फेडरल गवर्नमेंट और नागा फेडरल आर्मी, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि जो एरियाज थे जहाँ पे ये आर्म्ड आर्मी आई वहाँ पर फिर अफस्पा लगाना पड़ा, इसीलिए फिर 1958 में गवर्नमेंट को अफस्पा ला करके इस एरिया को कवर करना पड़ा, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब नागा नेशनल काउंसिल्स के ही कुछ लीडर्स थे जिनका डिस्कशन चलता रहता था। ऑब्वियसली बात है, नागा नेशनल काउंसिल बन चुकी थी ग्रेटर नागालैंड और ग्रेटर नागालैंड के लिए, ठीक है ना। बाद में लेकिन 1963 में नागालैंड को स्टेट घोषित कर दिया गया। नागालैंड वॉज डिक्लेयर्ड ए स्टेट, है ना, नागालैंड को स्टेटहुड मिल गई। लेकिन नागा नेशनल काउंसिल और नागा फेडरल गवर्नमेंट जो थी उससे खुश नहीं थी, है ना, और खुश नहीं थी। लेकिन फिर बाद में इनको एक शिलोंग एग्रीमेंट साइन करना पड़ा 1975 में, ठीक है ना। 1963 में वो स्टेटहुड मिलती है और 1975 में शिलोंग एग्रीमेंट साइन होता है। 1975 में शिलोंग एग्रीमेंट साइन होता है जहाँ पे ये नागा फेडरल गवर्नमेंट और नागा नेशनल जो नागा फेडरल आर्मी है उसने कहा कि ठीक है, वी विल बी सरेंडरिंग आर्म्स एंड वी विल बी एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। हम सरेंडर कर देंगे आर्म्स को और कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अब हुआ क्या, नागा नेशनल काउंसिल के 3 लीडर थे। नागा नेशनल काउंसिल के 3 लीडर थे जिसका जो मेन थे थुंगालेंग मुइवा, जिसको थुंगालेंग मुइवा बोलते हैं, थंगकुल आप दूसरा लीडर था इजाक चिशी, है ना, इजाक चिशी सेमा ट्राइब के, और मुइवा जो थे वो थंगकुल नागा ट्राइब के थे, एंड एसएस खापलांग, ठीक है ना। तो एसएस खापलांग जो था वो हेमिश ट्राइब का था। तो अब ये आपको याद रखना है कि ये इजाक चिशी, थुंगालेंग मुइवा और ये आपका खापलांग, एसएस खापलांग, ये 3 है। इसीलिए NSCN-IN देखो इन तीनों ने मिल करके बनाया था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। इन्होंने तीनों ने क्या मिलके बनाया, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड मिलके बनाया, जिसको NSCN बोलते हैं, ठीक है ना। ऑल दीज 3 फॉर्म्ड अ न्यू ग्रुप जिसको बोलते हैं नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। एंड दिस जो काउंसिल थी इट वॉज सेपरेटेड इन 1988 विद क्लैशेस होने लगे आपस में, एंड 1988 में ये सेपरेट हो गए। एंड यहाँ से फिर 2 ग्रुप निकलते हैं, NSCN-IM जिसमें इजाक और मुइवा, IM इज फॉर इजाक एंड मुइवा जो 2 पहले लीडर थे, एंड NSCN-K जिसको बोलते हैं NSCN खापलांग, दैट इज फॉर अनदर लीडर खापलांग, है ना। तो NSCN-IM और NSCN-K 2 निकलते हैं। डिमांड IM की जो थी वो यही थी, ग्रेटर नागालैंड बनाना है, ग्रेटर नागालिम जिसको बोलते हैं, द टर्म इज ग्रेटर नागालिम, है ना, ये टर्म है यहाँ पे। एंड इट वाज टू एक्सटेंड द नागालैंड्स बॉर्डर बाय इंक्लूडिंग द नागा डोमिनेटेड एरियाज इन द नेबरिंग स्टेट्स, मतलब जो नेबरिंग स्टेट्स के नागा डोमिनेटेड एरियाज हैं उन सबको जोड़ करके एक ग्रेटर नागालैंड बनाने की बात बोली थी इन्होंने, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब चाहे वो असम में आए, चाहे मणिपुर में आए, चाहे अरुणाचल प्रदेश में आए, ठीक है ना। अब इनसे बातचीत चालू हो गई, गवर्नमेंट की बातचीत चालू हो गई, है ना। इन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दिया, खापलांग जैसे कि बहुत सारे वायलेंट एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दिया। 1997 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IM के साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट किया, है ना। IM थोड़ा डोसाइल ग्रुप था और उसके साथ बातचीत चालू रही गवर्नमेंट की। फिर अभी 2015 में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया गया, NSCN-IM के साथ ही साइन किया गया है, ठीक है ना, जो कि एक्चुअल पीस अकॉर्ड की तरफ आगे मूव करता है। लेकिन फिर उसमें भी प्रॉब्लम होने लगी। इंटरलॉक्यूटर जो थे जॉइंट इंटेलिजेंस चीफ आर एन रवि, उनके अपॉइंटमेंट से दिक्कत होने लगी। नागा के जो लोग थे उन्होंने कहा कि आप RN रवि को हटाएं। तो इसके बाद IB के दूसरे जो हेड थे उनको लाया गया, है ना, दूसरे AK मिश्रा को अपॉइंट किया गया इंटरलॉक्यूटर। लेकिन अभी भी जो डिस्कशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो NSCN-IM है उसका अभी भी इशू है नागा फ्लैग का और नागा कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। इस डिफरेंस को जब तक आयरन आउट नहीं किया जाता है तब तक नागा पीस टॉक्स का कोई फाइनल आपको जजमेंट आता हुआ या नहीं दिख सकता, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये पूरा इशू समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की, क्योंकि नागालैंड में ये टाइमलाइन और यही इशूज़ था, लेकिन मैंने उसको आज पॉइंट आउट करके आपको एक एक करके बताया है, इसलिए आई होप आपको याद रहेगा।
जम्मू कश्मीर पार्टीज अनहैप्पी विद द फाइनल ड्राफ्ट। तो अब आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन जो कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब उस रिपोर्ट में क्या है मैं एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आप लोग उसको समझ लीजिए, सुन लीजिए, दिमाग में बिठाल करके रखिए ताकि कभी अगर कल को क्वेश्चन आता है तो आप उसको तैयार रहें हैंडल करने के लिए। तो जो कमीशन है उसने प्रपोज किया है कि सबसे पहले तो जो नंबर ऑफ सीट्स हैं जम्मू कश्मीर यूटी में वो 83 से बढ़ा करके 90 कर दी जाए, ठीक है ना। याद रखिएगा जो नंबर ऑफ सीट्स हैं जम्मू कश्मीर यूटी में वो 83 से बढ़ा करके 90 की जाए, ऐसा रिकमेंडेशन दिया है, ठीक है ना। एंड 6 सीट्स इनमें से जम्मू रीजन के लिए बढ़ेगी और 1 सीट कश्मीर के लिए बढ़ रही है। 6 सीट जम्मू के लिए और 1 सीट कश्मीर के लिए। कश्मीर में अभी 46 सीट्स हैं, 1 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 47 हो जाएगी। जम्मू में 37 है, 6 बढ़ जाएंगे तो 43 हो जाएगी। तो फाइनल क्या रहेगा, जम्मू के लिए 43 और कश्मीर के लिए 47। ऐड कर लो, 90 सीट्स आपको टोटल मिलेंगी, ठीक है ना। पहली बार ऐसा हुआ है कि 9 सीट्स हैव बीन प्रपोज्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 9 सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए प्रपोज की गई हैं, 6 जम्मू रीजन में, 3 कश्मीर रीजन में, ठीक है ना। इसके अलावा कमीशन ने यह भी कहा है जम्मू कश्मीर को एक सिंगल एंटिटी के रूप में मान रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि द कमीशन हैज ट्रीटेड जम्मू एंड कश्मीर एज अ सिंगल एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ डिलिमिटेशन। दे आर नॉट कंसीडरिंग बोथ ऑफ देम एज डिफरेंट एंटिटीज, रादर दे आर कंसीडरिंग जम्मू कश्मीर एज अ सिंगल एंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके आंसर राइटिंग के लिए, आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी। यूपीएससी आपको दे सकता है यूपीएससी स्टेटमेंट में कि जम्मू एंड कश्मीर आर ट्रीटेड एज 2 डिफरेंट एंटिटीज इन द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, कि क्या था भाई क्या नहीं था। तो मैं क्लियर आपको बता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर को एक सिंगल एंटिटी के रूप में ट्रीट किया गया है। 7 जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं वो रिजर्व्ड हैं फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, 7 आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। एंड इसके अलावा एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी कार्व आउट की गई है, अनंतनाग रीजन था एंड राजौरी एंड पूंछ वाला जो रीजन था जम्मू रीजन का, उसको मर्ज करके एक एंटिटी बनाई गई है, ठीक है ना। तो अनंतनाग रीजन जो कश्मीर वैली का रीजन है एंड राजौरी एंड पूंछ जो जम्मू का रीजन है उनको मिला करके एक कंस्टिट्यूएंसी बनाई गई है। इसी के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा मतलब अपोजिशन भी चल रहा है कि ये बीजेपी ने अपने फ़ायदे के लिए इसको ऐसा कंस्टिट्यूट किया है ताकि उनको बेनिफिट मिल सके इलेक्शन में। तो लेट्स सी कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी तो अपने को ये जानना ज़रूरी है कि क्या ग्राउंड सिचुएशन है, ठीक है ना। ये जो अवॉर्ड किया गया है सीट्स का ये 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग किया गया है, ठीक है ना, जिसमें जम्मू के पास 44% पॉपुलेशन थी और कश्मीर के पास 48% पॉपुलेशन थी, 56% पॉपुलेशन थी। 44 जम्मू के लिए और 44% जम्मू के लिए पॉपुलेशन थी और 56% कश्मीर रीजन में थी। तो सीट्स जो मिली हैं वो 48 मिली है, 48% सीट्स मिली हैं जम्मू को और 52% सीट्स मिली हैं आपकी कश्मीर रीजन को। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा पैनल ने यह भी रिकमेंड किया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी हैव एटलीस्ट 2 मेंबर्स, जिसमें एक वुमेन हो फ्रॉम द कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी with the right to vote at par with the nominated members like the पुडुचेरी असेंबली। जैसा पुडुचेरी असेंबली में है वैसा यहाँ पे करना है कि 2 मेंबर ऐसे रखने जिनमें से एक कम से कम वुमेन हो फ्रॉम द कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी, ठीक है ना। एंड इसने ये भी कहा है कि रिप्रेजेंटेशन टू पर्सन्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनमें से भी एक को आपको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो अपोजिशन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई जब ऑलरेडी आर्टिकल 170 के अंतर्गत ये क्लियर है कि जो एक्सरसाइज है डिलिमिटेशन की वो 2026 के बाद वाले सेंसस के हिसाब से किया जाएगा, ठीक है ना। 2026 के बाद का था पूरी कंट्री के लिए, तो जम्मू कश्मीर का आपने अलग कैसे कर दिया, पहले कैसे कर दिया। दूसरा उन्होंने ये कहा कि अभी जो जब डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप की गई थी जुलाई 12, 2002 को, तो उन्होंने ये कहा था कि आफ्टर द 2001 सेंसस, तो उन्होंने ये कहा था कि टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स हैं वहाँ पे जो टोटल सीट्स हैं इंक्लूडिंग द यूटीज एंड NCR रीजन, दैट वाज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस, ठीक है ना। एंड दैट शुड रिमेन अनअल्टर्ड टिल द सेंसस टू बी टेकन आफ्टर 2026, मतलब 2026 के बाद, यानी 2031 वाले सेंसस तक फिर वो अनअल्टर्ड रहना चाहिए। तो फिर आपने बीच में कैसे कर दिया, तो ये अपोजिशन आया है। नाउ लेट्स सी कि किस तरीके से गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी, लेकिन गवर्नमेंट तो आगे बढ़ चुकी है मे भी, सो देखते हैं।
ओवर 1 लाख ट्रीज टू बी फेल्ड फॉर कोल माइनिंग इन उड़ीसा। उड़ीसा में कोल माइनिंग के लिए लगभग 1 लाख पेड़ गिराए जाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए। एंड बस मैंने इसलिए बता दिया था कि आपको पता रहे कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए यूनियन कोल मिनिस्ट्री ने ज़रूर मांगा है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ चल रही है ना। नासा क्लाइमेट साइंटिस्ट विंस द वर्ल्ड फूड प्राइज। तो नासा क्लाइमेट रिसर्च साइंटिस्ट है जिनका नाम है सिंथिया रोजनवीग, याद रखिएगा सिंथिया रोजनवीग, एंड शी इज अ नासा क्लाइमेट साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, एंड शी हैज़ गॉट दिस वर्ल्ड फूड प्राइज। शी हैज़ गॉट दिस वर्ल्ड फूड प्राइज। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड फूड प्राइज जो है वो दिया गया है टू सिंथिया रोजनवीग को, ठीक है ना। एंड शी इज एन एग्रोनॉमिस्ट एंड क्लाइमेटोलॉजिस्ट एंड शी हैज़ बीन अवॉर्डेड दिस प्राइज। और ये प्राइज वर्ल्ड फूड प्राइज देता कौन है? ये आपका वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन देती है, वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन देती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। सिंथिया रोजनवीग, द नेम यू शुड रिमेंबर, है ना। तो आप देखो, भरोसा नहीं कि फैक्चुअल कब पूछ ले। तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग द न्यूज पेपर एनालिसिस ऑफ टुडे। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक इट, प्लीज डू शेयर इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।